Assalamu alaikum. This is Mohammad Iqbal Bhaba. I'm myself an entrepreneur, educationist and financial trainer. अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं, स्टूडेंट्स भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कि सर हमें प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज का वीडियो जो है वो कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा और उससे आपको डिटरमिन करना है कि फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर डायरेक्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट कहाँ रही है पिछले लास्ट 10, 15, 20 सालों में हर पाकिस्तानी की और पूरी दुनिया में ग्लोबल इन्वेस्टर्स की, जो वेटरन इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी डायरेक्शन कहाँ पे रही है। आपके सामने आज कुछ फैक्ट्स रखूंगा, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान में और ग्लोबली इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन कहाँ रही है। सबसे पहली बात तो ये कि जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है जो लोगों का, वही होता है कि किसी न किसी के ख़ानदान में एक बंदा ऐसा होता है जिसने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपना पूरी जो वेल्थ होती है वो वाइप आउट की भी होती है। एक डर तो इनका ये होता है, जो पहला कंसर्न होता है। दूसरा जो कंसर्न होता है, जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ वो ये करते हैं कि सर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को तो सिर्फ 2 से 3 लोग जो है वो या 2 से 3 इंस्टीट्यूशंस या 4 से 5 इंस्टीट्यूशंस ही मोनोपलाइज करते हैं और उन्हीं की मोनोपली है, और इसकी वजह से एक रिटेल इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा जो है वो हार जाता है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं होती जो कि अपर एंड में इन्फॉर्मेशन जो अपर स्ट्रेटेजिकल लेवल के जो लोग होते हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है, तो हमारे पास तो वो इन्फॉर्मेशन आती ही नहीं है। तीसरी बात ये है कि सर हमें नॉलेज नहीं है किस तरीके से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, कौन सी स्क्रिप्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, कौन सी स्क्रिप्ट ठीक है नहीं है। ये 3-4 ऐसे एक जनरलाइज से कंसर्न है जो लोगों को फील होते हैं, जबकि एज कम्पेयर टू द प्रॉपर्टी मार्केट उनको ये पता है कि प्रॉपर्टी जो है वो ना कहीं जाने वाली है, ना उसको कुछ होने वाला है, और ना उसमें कोई इतनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। और जिस तरीके से हर ख़ानदान में एक बंदा ऐसा होता है जिसने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपना पैसा वाइप आउट किया हुआ होता है, उसी तरीके से ख़ानदान में इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपको कहेंगे कि प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से ही आप आगे बढ़ेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इफ़ यू कांट इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी सो इन्वेस्ट इन द गोल्ड। मतलब प्रॉपर्टी पर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, चूँकि टिकट साइज उसका बड़ा होता है, तो आप गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करें, ये एक सेफेस्ट होता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की फॉर्म्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कि एक बंदा जो है वो अपने घर में कैश रखता है, उसको सेविंग कहते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट ही समझी जाती है कि मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरी सेविंग है, जबकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में भी फ़र्क होता है। इसके बाद जो मोस्ट कॉमन हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कमेटी के जरिए होती है कि हम कमेटी में पैसा डाल देते हैं और एक तरह से बेवकूफ़ बन जाते हैं कि हमारा ही पैसा घूम फिर के हमारे ही पास आता है। तो ये भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ये पुराने ज़माने की जो हमारी ख़वातीन होती थी वो इस फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करती थी, क्योंकि इनको लगता था ये जो है वो लेस रिस्की है। थोड़ा पैसा और आ जाता है तो हम गोल्ड की तरफ चले जाते हैं कि भाई ठीक है, ठोस चीज़ आ गई। उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा आने के बाद हम प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बीच में हमारे पास कोई दूसरा फॉर्म नहीं होता। जबकि मॉडर्न वे के अंदर जबकि 1999 के बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंडर में सारी कंपनीज आती हैं, लिस्टेड कंपनीज आती हैं, जब वो फॉर्मलाइज्ड हुई तो स्टॉक एक्सचेंज ने एक मॉडर्न शक्ल ली और स्टॉक एक्सचेंज भी एक इन्वेस्टमेंट की फॉर्म बन गया, एक हाउस होल्ड के लिए, एक फैमिली के लिए। जिसको वो लोग समझते थे वही लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे, बाकी लोग नहीं करते थे। और एक आजकल एक म्यूचुअल फंड का भी जो है वो आजकल नहीं, काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन लास्ट एक डिकेड से हम देखें तो म्यूचुअल फंड भी एक इन्वेस्टमेंट यानी कि एक पोर्टफोलियो का पार्ट बन रहा है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करें और मैं आपको थोड़ी सी और इसकी इन डेप्थ एनालिसिस करूँ तो मैं आपको ये बताऊँ कि स्टॉक एक्सचेंज ने लास्ट 20 सालों का अगर आप इसका डाटा उठा के देखेंगे तो इसने ना सिर्फ गोल्ड को बीट किया बल्कि रियल एस्टेट को भी बीट किया। पहली बात आप ये दिमाग में रखें, किसी भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड, किसी भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर, किसी भी इंडिविजुअल बंदे को देखकर अगर आप अपनी ज़िंदगी का यानी कि इन्वेस्टमेंट का अगर फैसला करेंगे तो आपने सिवाय इस चीज़ की कि उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। तो सबसे पहले याद रखिएगा ये बात कि चाहे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक में कर रहे हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, चाहे आप गोल्ड मार्केट में कर रहे हो, चाहे आप कमोडिटी मार्केट में कर रहे हो, किसी खास बंदे को आपने बेस नहीं रखना। अगर आपने किसी खास बंदे को बेस रखा तो आपने जो है वो समंदर के अंदर जो मोती होता है ना वो आपने खो दिया और आप सिर्फ गीले होकर आ जाएंगे समंदर में, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमेशा जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे वो फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर लेंगे। हमेशा आपने जो भी डिसीजन लेना है वो फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर लेना है। और फैक्ट तो ये है कि प्रॉपर्टी मार्केट ने ऑन एवरेज अगर आप देखें तो 10 से 12% का रिटर्न दिया है, इंक्लूडिंग रेंटल इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। किसी भी इंडिविजुअल को देख के अगर आप लेंगे कि यार उसने 2014 के अंदर 40 लाख रुपए की फ्लैट लिया था और आज 2018 के अंदर वो 2 करोड़ रुपए का हो गया है, या 2005 के अंदर जो है वो 50 लाख रुपए का फ्लैट लिया था और आज की तारीख में उसकी वैल्यूएशन 2.5 करोड़ रुपए की हो गई है, किसी खास बंदे को देखकर आप प्रॉपर्टी मार्केट का अंदाजा नहीं लगा सकते। ये बात फैक्ट है कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है वो जीडीपी का 4 टाइम्स हो चुकी है। आपके मुल्क का जीडीपी 300 बिलियन जो है वो 300 अरब
डॉलर जीडीपी है, और पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो 1200 अरब डॉलर हो चुकी है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये 1.67 और 2 टाइम्स के इक्वल होता है, यानी कि आप यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज्यादा जो है ना वो आपकी प्रॉपर्टी महंगी हो गई है। तो ये बात फैक्ट है। लेकिन अगर आप एक फैक्ट ये भी देखेंगे कि रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन को जब आप प्लस कर देंगे, क्लब कर देंगे, तो पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी मार्केट ने लास्ट 10-12 सालों के अंदर, या अगर आप 20 साल का भी डाटा उठाएंगे तो 10-12% से ज्यादा का रिटर्न नहीं दिया। और ये भी फैक्ट है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने सिर्फ 2016 के अंदर, अलोन 2016 के अंदर 40+ रिटर्न दिया, यानी कि अगर 2016 के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ रुपए लगी हुई है तो आपका एट द एंड 1 करोड़ 45 लाख या 1 करोड़ 40 लाख, यानी कि 40 से 45% का रिटर्न स्टॉक एक्सचेंज ने 2016 में सिर्फ दिया है। लास्ट 20 साल का अगर आप, यानी कि अगर आप 92-93 के ज़माने से भी अगर आप स्टॉक, यानी कि लास्ट 28 साल का भी अगर आप डाटा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का उठाएंगे तो 28 साल में से 18 साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने, जिसको जो KSE 100 था, उसने 18 साल तो पॉजिटिव रिटर्न दिए, इसमें से भी 14 साल डबल डिजिट में दिए। इसमें से भी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें एक साल ऐसा आया था शायद 2001 या 2002 का, जिसमें ट्रिपल डिजिट पे उसने रिटर्न दिए। स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। और लास्ट 20 ईयर्स की अगर आप इसको देखेंगे तो 12 से 15% का एवरेज रिटर्न स्टॉक एक्सचेंज आपको दे रहा है। किसी खास ईयर, किसी खास क्वार्टर, किसी खास स्क्रिप्ट, किसी खास डे, किसी खास वॉल्यूम, किसी खास पॉलिसी, कोई खास इवेंट, कोई एक बंदा, कोई एक कजन, इसके बेसिस के ऊपर आप पूरी स्टॉक एक्सचेंज को नलिफाई नहीं कर सकते और ना ही पूरी स्टॉक एक्सचेंज को जज कर सकते हैं। अगर आपको जज करनी है, आप डाटा उठाएं और डाटा के बेसिस के ऊपर आप जब बात करेंगे तो आपको ये चीज पता चलेगी कि किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म करती है। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मसला एक और भी है। हमारी पॉपुलेशन कोई 22 करोड़ की पॉपुलेशन है और 0.11%, यानी कि समझ लें 0.10% आप समझ लें, ये इतने लोग हमारे जो है ना वो इन्वेस्टर हैं। बांग्लादेश जो 1971 में हमारे बाद हुआ, इसका रेशियो कम से कम 1% के करीब आ रहा है, यानी कि पूरी पॉपुलेशन का 1% इन्वेस्टर है। इंडिया के अंदर 4 और 5% के करीब आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 62% ऑफ द पॉपुलेशन इज द इन्वेस्टर इन एक्टिव स्टॉक मार्केट, चाहे वो नेस्डेक हो, डो जोन्स हो या S&P 500, यानी कि 62% लोग जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारा इनके मुकाबले में हम इक्वल भी नहीं है। अब आप कहेंगे सर वो तो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्रीज है, हम जो है वो इमरजेंसी में निकाले जा चुके हैं और फ्रंटियर में आ गई। दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। डेवलपिंग कंट्री के अंदर सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जितने भी शेयर प्राइस हैं वो आपको डिस्काउंट रेट पे मिल रहे होते हैं। आप डेवलप कंट्री के अंदर जाएंगे या यहाँ रहकर अगर स्टॉक एक्सचेंज, यूएस की स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको एक तो स्क्रिप्ट डिस्काउंट में नहीं मिल रही होगी। डेवलपिंग कंट्री के अंदर आप एशिया के अंदर सबसे सस्ती स्क्रिप्ट पे आप लोग आज की तारीख में हैं। अगर आप सीमेंट, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल, ऑयल सबको अगर कंपेयर करेंगे एशिया के अंदर तो सबसे सस्ता आप, यानी कि आपको डिस्काउंटेड रेट के ऊपर स्क्रिप्ट मिल रही है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप यूएस के रिटर्न्स अगर आप देखें, यूएस के अगर आप रिटर्न्स देखें तो नेस्डेक और S&P 500 ने, नेस्डेक ने कोई 7-7.5% का रिटर्न दिया होगा लास्ट जो है वो 10-15 सालों का आप ले लें। आपका जो S&P 500 है उसने 5-5.5% का रिटर्न दिया होगा। लेकिन KSE 100 ने डॉलर टर्म के अंदर भी 12% का रिटर्न दिया, बल्कि अगर आप रूपी टर्म के अंदर ले जाएं तो 18% का उसने रिटर्न दिया KSE 100 ने। तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बीइंग staying in your country, and why for example looking for the opportunity in the US के अंदर देखने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि उसके रिटर्न्स भी अगर आपके डाटा के हिसाब से देखें तो आपके रिटर्न्स भी कम है। ये तो थी डाटा और फैक्ट्स के ऊपर बात। अब हम दूसरी बात करते हैं कि सर जो दूसरा कंसर्न होता है कि इस मार्केट को सिर्फ 4-5 लोग जो है वो कंट्रोल करते हैं और रिटेल लेवल के इन्वेस्टर्स की नॉलेज जो है वो इतनी नहीं होती। देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर आप चावल की मार्केट में भी चले जाएंगे ना तो वहाँ पे भी कुछ बिग प्लेयर्स होंगे जिनके पास वो नॉलेज होगी जो आपके पास नहीं होगी। आप छालिया की मार्केट में भी होलसेल में चले जाएंगे ना तो वहाँ पे भी बिग प्लेयर्स होंगे, वो रेट ही वही खोलते हैं। आपके पास वो नॉलेज हो ही नहीं सकती जो उनके पास है। अगर आप प्रॉपर्टी मार्केट को भी देख लेंगे ना तो कुछ बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं जिनके पास वो नॉलेज होती है जो आपके पास नहीं होती। नस्ला टावर आपके सामने है, क्या आपके पास नॉलेज थी कि ये टूटने वाला है? कुछ लोगों के पास हो सकता है इनसाइडर नॉलेज हो, लेकिन आपको तो पहना के निकल गए ना वो। तो बात ये है कि जो प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर भी कुछ बहुत बड़े लोग होते हैं कि उनको सब कुछ पता होता है और आपको नहीं पता होता है। आम आदमी को वो चीज़ पता ही नहीं चल सकती किसी भी मार्केट के अंदर। इवन आप जो दूध लेने भी जा रहे हैं ना, जो ग्रोसरी लेने भी जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो दूध का रेट, उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी है और वो जो है वो हलाल भी है कि हराम है, आपको ये भी नहीं पता होता। आपने सिर्फ सामने एक लीगल फेज देखनी होती है। लीगल फेज में मैक्सिमम नॉलेज आप ये कर सकते हैं, बराबर वाले से पूछ लेंगे कि भाई वहाँ पे दूध कितने का मिल रहा है लीटर। यही नॉलेज होगी, आप घर लेके जाके चले जाएंगे। और यही चीज़ आपकी इन्वेस्टमेंट में भी होती होगी। एक कमेटी भी डालेंगे तो आप कमेटी जो मैनेज कर रही होगी उसको कितनी हद तक आप जान पहचान करेंगे, सिवाय इसके कि वो आपके नेबर में है, सिवाय इसके कि वो 10 साल से ऑपरेट कर रही है, सिवाय इसके कि वो
इसी तरीके से जा रहा होता है। अगर आप इंक्रोचमेंट की बात करें, आपकी पवेलियन क्लब के अंदर मेंबरशिप हो या आपके अलादीन के अंदर हो, हाउ फार यू कैन गो फॉर एग्जांपल टू वेरीफाई द क्रेडिबिलिटी ऑफ द ओनर्स। एक चीज 20 साल से है, ठीक है सर है, एक चीज में 4,500 5,000 एक्टिव मेंबर्स हैं, आपने देख लिया सर उसके अंदर एक्टिव मेंबर्स हैं, आपने देख लिया कि 10 से 12 एकड़ पे एक चीज बनी हुई है और बनती ही जा रही है, और बीचों बीच आप इससे ज्यादा क्रेडिबिलिटी क्या फॉर्म करेंगे। लेकिन आपको बाद में पता चला कि वो सब इलीगल है या इंक्रोचमेंट की बेसिस के ऊपर वो चीज टूट गई। तो एक रिटेल लेवल के बंदे के पास वो नॉलेज नहीं हो सकती जो कि ओनर्स के पास होती है। हम जिस बिजनेस के अंदर होते हैं हमारे पास ज्यादा नॉलेज है एज कम्पेयर टू आवर एम्प्लॉइज, एज कम्पेयर टू आवर सप्लायर्स, बिकॉज वी आर लीडिंग फ्रॉम द साइड जो कि ये इस साइड पर है, आप उस साइड पर बैठे हुए होते हैं। तो अगर आप ये चीज अगर दिमाग में रखेंगे तो मेरे ख्याल से आप शायद घर के अंदर ग्रोसरी भी लेके नहीं आ सकेंगे। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जब भी आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो ये याद रखिएगा कि आपको एक एजुकेटेड इन्वेस्टर बनना है। और यही डिफरेंस है। देखिए 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं, याद रखिएगा। एक को हम नोविस इन्वेस्टर कहते हैं, एक वेटरन इन्वेस्टर होता है। नोविस इन्वेस्टर का मतलब वो होता है जो इनएक्सपीरियंस बंदा होता है, न्यूली इन्वेस्टर होता है, उसको नहीं पता होता बेचारे को, वो मार खा के ही सुधरेगा हमेशा, ठीक है। एक वेटरन इन्वेस्टर होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है। एक्सपीरियंस इन्वेस्टर वो होता है जो कि सारी नॉलेज मार्केट की टेक अकाउंट करेगा। अब प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर कोई नॉलेज की जरूरत नहीं होती, प्रॉपर्टी मार्केट का कोई इंडेक्स भी नहीं है। किसी पर्टिकुलर बंदे का किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई प्रॉपर्टी शूट होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह पे एक ही रेट चल रहा होगा, इसका इंडेक्स ही नहीं है। यू कांट फॉर एग्जांपल डिटरमिन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, इंडेक्स ही नहीं है। दूसरी बात, प्रॉपर्टी में कोई नॉलेज ही नहीं होती। एक आधी लोकेशन आपने देख ली, फ्लैट देख लिया, एक लोकेशन देख ली, एक आधी चीज आपने और चीज देख ली, अपने बंदे से पूछ लिया, ठीक है वो रह रहा, आपने ले ली, खत्म हो गया, और उसको रखकर भूल गए। 10 साल बाद 12 साल के बाद बजरी, सीमेंट, स्टील, लेबर, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस सभी महंगा होने वाला है। जितना इन्फ्लेशन जा रहा है उतना तो आपको प्रॉपर्टी बिकी जाएगी, एक साथ आपको सब मिल जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर यू नीड एन एक्टिव नॉलेज। आपको वहां पे प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर, सीएफए क्वालिफाइड, एसीसी क्वालिफाइड लोग मिलेंगे और इन्हीं लोगों से आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। वहां पे सिर्फ आप लेके भूल नहीं सकते। हाँ, अच्छी स्क्रिप्टों में ये भी होता है कि लेके भूल गए, लेकिन वहां पे अगर आपको अपना अगर आपने फॉर्चून बनाना है, किस्मत बनानी है, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके सारे मैक्रो इन्वेस्टमेंट फैक्टर से लेकर इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, एक्सचेंज रेट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, प्लानिंग, और कौन सी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की क्या कहानी है, इवन कौन सी पॉलिटिकल गवर्नमेंट रोल प्ले कर रही है, इवन कोरोना वायरस की इंपैक्ट क्या है, रेमिटेंसेस की इंपैक्ट क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट, आप इमर्जिंग में है, आप फ्रंटियर में है, बहुत सारी नॉलेज आपने लेनी होती है। और जितनी भी नॉलेज में उतनी कम है। सिर्फ ये होता है कि स्कोप आपका जो है वो बढ़ जाता है। जिस तरीके से आपने कोरोना की वैक्सीन करवा रहे हैं ना आप लोग, तो जब कोरोना की जब वैक्सीन करवाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कोरोना कभी भी नहीं होगा। इसका सिर्फ मतलब ये है कि आपने अपने जिस्म की इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि अगर हो भी गया तो उतनी आपको एक्सट्रीम पे आपको आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर जो नॉलेज आप लेते हैं, उसका मतलब ये है कि अगर मार्केट फॉल कर गई तो कम से कम आपको ना रिग्रेट होगा दिल से, ना ही आप उतना आपकी वेल्थ वाइप आउट होगी, बल्कि एक नई चीज सीखने के लिए मिलेगी। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हो, एसीसी में हो, मैं सबको इंकरेज करता हूं कि इस मार्केट के अंदर ना सिर्फ एक्टिव पार्टिसिपेशन लें, सीखें इसको। इसके अंदर टैक्स के मसले मसाइल भी होते हैं। वैसे भी अब आपका हालिया बजट के अंदर आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने आपका कैपिटल गेन टैक्स 15% से 12.5% कर दिया है। मेंबर्स को भी छूट दे दी है, मार्जिन फाइनेंसिंग के ऊपर जो है वो छूट दे दी है। बस एक आधा डिस्करेजिंग पॉइंट यही था कि जो आईपीओ जो नई कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं उनको छूट देनी चाहिए थे, नहीं दी। कोई बात नहीं, अगले साल ही सही। और ये यूजर फ्रेंडली बजट साबित हो रहा है, क्योंकि सीजीटी अगर कम होगा तो वॉल्यूम इंकरेज होगा। तो ये याद रखिएगा कि मल्टीपल चीजें स्टॉक मार्केट को रोल प्ले करती है। और कुछ लोगों के लिए तो फॉर मी लाइक मेरे लिए तो स्टॉक मार्केट इसी तरह का है कि अगर मैं दिन में 3-4 दफा स्क्रीन ना देख लूं और दिन में मैं अगर इसकी रिपोर्ट्स ना पढ़ लूं तो मुझे मजा नहीं आता। आई कांट बी एन इन्वेस्टर हु कैन इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी लाइक एवरीवन एल्स। तो ऑलवेज रिमेंबर कि किसी भी चीज को परसेप्शन की बेसिस के ऊपर डिसाइड ना करें। अगर आपको डिसाइड करना है फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर, डाटा की बेसिस के ऊपर डिसाइड करें। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट किस तरीके से खोला जाए, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं विया माई व्हाट्सएप, विया माई फेसबुक मैसेंजर। आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आई कैन कनेक्ट यू टू द रेलिवेंट मेंबर्स हु आर क्रेडिबल इन नेचर। मैं आपको इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी इंशाल्लाह कनेक्ट कर सकता हूँ। आप स्टूडेंट हो, आप 5,000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 10 की कर सकते हो, 15 की कर सकते हो, जितने की भी कर सकते हो। आई कैन फॉर एग्जांपल हेल्प यू इन कनेक्टिंग विद द रेलिवेंट अथॉरिटीज। बस हिम्मत करनी है। और दूसरी बात यह है कि रिस्क लेने का जो एपेटाइट है वो थोड़ा सा इंक्रीज करना है। द अर्लियर यू विल इन्वेस्ट,
the more of the chances that you will learn in your early age. आपको ज़्यादा देर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो है वो अपलोड होती हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी करें और जो है वो आपको मौका मिले तो और भी वीडियोस लें और भी सोर्सेज से सीखें। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।